वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। तो सर क्या कहता है ये चैप्टर आप लोगों को, मनी एंड बैंकिंग? तो समझते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही आप लोगों को बता रहा है मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने मनी एंड दूसरा वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है बैंकिंग। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मतलब क्या होगा मनी का। और इस मनी वर्ड को समझने से पहले हम लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, बार्टर सिस्टम। सर क्या मतलब होता है बार्टर सिस्टम का? जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है, आज से अगर हम लोग पुराने जमाने में जाएं तो सर पैसा तो होता ही नहीं था, यस और नो? क्योंकि यहाँ पर पहले के टाइम में अगर हम लोग पहले जमाने की बात करें, अपने जमाने की बात करें, आपने सुना वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन है वो, मिस्टर भिड़े। वो कहता है ना अपने जमाने में, वही हम लोग बात कर रहे हैं। पुराने जमाने के अंदर हम लोग बात करें तो पैसा नहीं होता था मार्केट के अंदर बिल्कुल भी। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि जो भी लोग थे वो सामान को एक्सचेंज तो करते थे, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो लोग क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो लोग हैं, एक कौन है, किसान है जो जिसके पास क्या है, बहुत सारी वीट है। दूसरे नंबर पर कौन है, एक हेयर ड्रेसर है, या फिर हम लोग मान लेते हैं क्लॉथ का मालिक है, यानी कि कपड़े बेचता है वो। तो वो लोग क्या करते थे कि एक पर्सन जिसके पास वीट है, दूसरा पर्सन जिसके पास क्लॉथ्स है, आपस में वो लोग क्या करते थे, इंटरचेंज कर लेते थे अपने सामान को। उस सिस्टम को हम लोग एक नाम बोलते थे जिसका नाम क्या होता है, बार्टर सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली बार्टर सिस्टम का जो मतलब होता है वो क्या होगा, इट रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज, इट रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब सामान के बदले में सामान। जैसे मान लीजिए आज आप लोगों का मन कर रहा है मैगी खाने का, गॉट इट, और दूसरे पर्सन है एक और जिसके पास क्या है, गोलगप्पे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोगों को गोलगप्पे खाने हैं और दूसरे पर्सन को मैगी खानी है तो वो आपस में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन कर लेंगे, आपस में अपने सामान को क्या कर लेंगे, बेसिकली वो एक्सचेंज कर लेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बार्टर सिस्टम। तो हमारे इस बार्टर सिस्टम को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं जिसका नाम होता है सीसी इकोनॉमी। अब सर क्या मतलब है सीसी इकोनॉमी का? सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है बेसिकली कोमोडिटी टू कोमोडिटी इकोनॉमी, कोमोडिटी टू कोमोडिटी इकोनॉमी, इसे हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। और हमारे बार्टर सिस्टम को हम लोग नाम क्या देते हैं, सीसी इकोनॉमी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जैसे कि आप लोगों को नीचे पिक्चर्स भी आप लोगों को नजर आ रही होंगी कि एक पर्सन के हाथ में देखिए क्या है, टमाटर, और दूसरे पर्सन के हाथ में क्या है, वीट। तो अगर आप लोगों को टमाटर चाहिए और दूसरे पर्सन को क्या चाहिए, बेसिकली वीट चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सामान को एक्सचेंज कर लेंगे। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते थे क्या, बार्टर सिस्टम। तो आप लोग जरा मुझे बताइए, क्या बार्टर सिस्टम बहुत लंबे समय तक चल सकता था क्या? आप लोग मुझे बताइए जरा। देखिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हम लोग बात करें लिमिटेशंस हम लोगों को बार्टर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती थी। सर क्या क्या है वो लिमिटेशंस, क्या क्या होंगी वो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को बार्टर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती थी? चलिए डिस्कशन करते हैं इसके बारे में भी। अगर हम लोग बात करें डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, तो सबसे पहले नंबर पर हमारे को देखने को मिल रहा है यहां पर लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट डू मीन सर डबल को इंसिडेंस? ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप लोगों को इसलिए समझ में आएगा। मान लीजिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों को ना अपने बाल कटवाने हैं, आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा, एक हेयर ड्रेसर के पास जाना पड़ेगा, यस और नो? मान लीजिए आप लोगों की जो दुकान है वो क्या है, दुकान वीट की दुकान है, और सामने वाला जो हेयर ड्रेसर है उसको क्या करना है, आप लोगों के बाल काटने हैं। अब ऐसी दिक्कत क्या आएगी, सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, क्या ऐसा जरूरी है कि जिस टाइम आप लोग हेयर ड्रेसर के पास जाए, जरूरी है क्या उसको उस टाइम पे वीट चाहिए? हो सकता है उस टाइम पे उसको चप्पल चाहिए हो सकता है उस टाइम पे शूज चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता था कि जब सामने वाला पर्सन और आप दोनों की जो नीड है वो एक जैसे होती थी, यानी कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, वीट, और दूसरे पर्सन को क्या चाहिए, बेसिकली क्या, आप लोगों के बाल कटवाने वाली बात। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात में समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर एक एग्जांपल और की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी शॉप है शूज को सेल करने, क्या है, जूते में मार्केट के अंदर सेल करता हूं, और सामने वाला जो पर्सन है एक और, उसका मार्केट के अंदर जो काम है ना वो है क्या, क्लॉथ बेचने का। तो यहां पर दिक्कत क्या आएगी, जरा सोच करके देखो, क्या जरूरी है क्या जिस टाइम पे मुझे क्लॉथ चाहिए हो उस टाइम मुझे शूज भी चाहिए हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर मुझे क्या चाहिए हो, वीट चाहिए हो। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स।
मतलब बार्टर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वहीं पर वर्क कर पाता था जहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होती थी, लेकिन ऐसा हर बार देखने को नहीं मिलता था। तो यही हम लोगों की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, किसकी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। गॉट इट? तो क्या मतलब होगा इसका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का? कि एक ही टाइम पर दो पर्सन की जो नीड है वो क्या हो, बिल्कुल सेम, जो सामने वाला देना चाहता है और वही दूसरे वाले से आप लोगों को लेना भी है। इससे हम लोग बोलते थे क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ऑब्वियसली बात है ये प्रॉब्लम तो अराइज होगी, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि एक ही टाइम के अंदर दो बंदे आप लोगों को सेम चीज के लिए मिल पाए। गॉट इट? नंबर 2, फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या मतलब है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? आप लोगों को बता दूं, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि उस टाइम पे ना कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज की वैल्यू नहीं थी। मतलब हम लोग किसी भी चीज के बदले में कोई भी चीज ले लेते थे, मतलब कोई कॉमन यूनिट तो नहीं है। एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करूं, मेरी शॉप है चप्पल सेल करने की, यानी कि जूते बेचने की मेरी दुकान। गॉट इट? और सामने वाला पर्सन जो है वो मुझसे जूते लेने के लिए रहा है, लेकिन उसकी जो शॉप है ना वो है दूध बेचने की, मिल्कमैन है वो बंदा। अब आप लोग मुझे बताइए, जितने रुपए की कॉस्ट फॉर एग्जांपल जूते की होगी, जरा सोच करके देखिए उतने रुपए में क्या आप लोगों का दूध कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा? बोलिए यस और नो। हाँ या ना? क्योंकि कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसके अंदर हम लोग एक बात और कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को अपनी हेयर ड्रेसिंग करवानी है। गॉट इट? और आप लोग चले गए किसके पास? एक पर्सन के पास। और आप लोगों को जो काम है ना वो किस चीज का है? मिल्कमैन का काम है। अब आप लोग बताइए, क्या अब आपको कैसे पता लगेगा कि बाल काटने का आप लोगों को कितना मिल्क देना है, कितना आधा डिब्बा देना है या 1 किलो देना है, 2 किलो देना है? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। तो ये वाली प्रॉब्लम भी अराइज होती थी हम लोगों के, कहां पर? हम लोगों के बार्टर सिस्टम के अंदर। गॉट इट? तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। तो आज के टाइम में जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी मार्केट के अंदर बैंक्स आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, मतलब आज आप लोगों को पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में बड़ी इजीली कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। तो आप लोगों ने एक बार अगर सामान खरीदा है तो उसी टाइम पे आप लोगों को सामान के बदले में कोई ना कोई सामान तो देना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? द प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। गॉट इट? तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। डिफिकल्टीज, तो पहली डिफिकल्टी क्या होगी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या होगी वो क्या होगा? लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। गॉट इट? तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, इसके अंदर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोगों का ये बार्टर सिस्टम जो है वो वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पे इस वाली पिक के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक मिल्कमैन है और सामने जो है वो कौन है? एक हेयर ड्रेसर है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है आई कैन ट्रेड 10 आवर्स ऑफ प्लम्बिंग, सॉरी ये हेयर ड्रेसर नहीं है, बेसिकली एक प्लम्बर है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है आई कैन ट्रेड 10 आवर्स ऑफ प्लम्बिंग पर मंथ इफ यू सप्लाई मी विद 2 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सामान के बदले में क्या एक्सचेंज हो रहा है? सामान एक्सचेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब आप खुद मुझे बताइए जरा, क्या यहाँ पर कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नजर आ रही है आप लोगों को? आप बोलेंगे सर नहीं। तो ये सारी की सारी जो ये प्रॉब्लम है वो अराइज होंगी कहां पर? आप लोगों की बार्टर सिस्टम के अंदर। गॉट इट? तो आई होप आप लोगों को ये बार्टर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा बड़ी इजीली। चलिए जी हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं अपनी इस प्यारी सी मनी की। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें मनी का, तो यही 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ऐसे ऐसे हम लोग नोट्स की बात करने वाले अभी। तो सर क्या है ये मनी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से मनी की डेफिनेशन की, तो मनी की डेफिनेशन आप लोगों को क्या कह रही है? कहते हैं मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग। मतलब मनी ही आप लोगों के लिए क्या है? सब कुछ है, कुछ भी है मनी। मतलब हर वो काम चाहे वो किसी भी टाइप का काम है, वो किसकी हेल्प से होगा? आप लोगों का मनी की हेल्प से होगा। अब मनी आप लोगों की क्या होगी? विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। विच इज जनरली एक्सेप्टेबल मतलब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों को कोई भी काम करवाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बताइए जरा मुझे बदले में मैं आप लोगों से क्या लूंगा? ऑब्वियसली बात है सर, फीस लूंगा। आप लोगों को मार्केट के अंदर से सामान लेने के लिए जाना है, मान लीजिए नया मोबाइल लेने के लिए जाना है, तो वहां पर भी आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? सर मनी देनी पड़ेगी। मतलब जितने भी मार्केट के अंदर आप लोगों को लोग बैठे हुए काम करते नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग किस इसके लिए भाग रहे हैं? ओनली एंड ओनली उस मनी के पीछे, उस पैसे के पीछे। गॉट इट? तो क्या कहती है ये मनी? मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange। वही सेम एग्जांपल, आप लोग मार्केट में गए,
दूध लेने के लिए, तो आप लोगों को मिल तो मिल गया, बदले में आप लोगों ने क्या प्रोवाइड कर दिया, उसको पैसा दे दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि इस फोटो के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सचेंज कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक हाथ से सामान आपने लिया और दूसरे हाथ से आप लोगों ने पैसा दे दिया, इसको आप लोग क्या बोलेंगे फिर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। कह रहे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड नंबर पे आप लोगों को लिखा हो गया स्टोरेज ऑफ वैल्यू। जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ना, आप लोगों को, मुझे भी पता, मुझे भी याद है कि पेरेंट्स ना हम लोगों को एक गुल्लक दिलवाते थे, हाँ या नहीं, पिगी बैंक जिसको हम लोग आज टाइम में बोलते हैं। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, 2 रुपए का सिक्का हो गया, 5 रुपए, 10 रुपए, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, बेसिकली सेव करते थे, स्टोर करके रख लेते थे। और आज के टाइम में वही चीजों के लिए हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली हम लोगों के पास बैंक्स आ गए हैं। तो बैंक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को भी डिपॉजिट करवा करके बड़ी इजीली रख सकते हैं। गॉट इट। लेकिन आज का जो मॉडर्न मार्केट में आ गई है, वो तो क्या आ गया, वॉलेट्स आ गए, जीपे आ गया, फोन पे आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बेसिकली पहले के टाइम में ना ये चीजें नहीं होती थी। अगर मैं मनी की बात करूं तो जैसे जैसे हम लोगों का मॉडर्न टाइम आता चला जा रहा है, वैसे वैसे बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सामान तो आज ही ले आओगे, आप लोग सामान को तो आज ही अपने घर ले आओगे। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था, ये बेसिकली 1,10,000 का था। तो मैं वहां पर शॉप पर 1 रुपया भी नहीं देकर के आया। आप तो सोच के देखिए, मैंने वहां पर 1 रुपया भी सिंगल अमाउंट भी पे नहीं की। मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड उनको लोगों को दिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में है, 10 इंस्टॉलमेंट आपकी बन गई हैं, तो हर महीने आपके अमाउंट से 11,000 रुपए हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, और 10 महीनों के अंदर मैंने आराम से उसकी पेमेंट की। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मनी आप लोगों का है ना, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब आज आप सामान खरीद लो और पैसा आप लोग किस में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। इसे आप लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा मनी की डेफिनेशन क्या होगी। तो मनी में भी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। गॉट इट। और यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है EMI, इस EMI की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, बताइए जरा, अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता है तो। देखिए फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, इक्वेटेड क्या फुल फॉर्म होगी इसकी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। गॉट इट। तो आप लोग सामान आज ही परचेज कर लेंगे और आप लोगों को जो उसकी पेमेंट है वो कैसे करनी होगी, बेसिकली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मनी। चलेगा यहां से, ओके। फिर हम लोग बात करते हैं बेसिकली हमारे मनी के फंक्शंस की। तो इस पैसे के बहुत फंक्शंस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली अपने फंक्शंस को ना 2 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया, 2 पार्ट्स में। पहले फंक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, हमारे प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अपने क्या, सेकेंडरी फंक्शंस। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी फंक्शंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी फंक्शंस। तो नंबर 1 पे अगर हम लोग बात करें प्राइमरी फंक्शन की, तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 2 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे हम लोग बोलेंगे इसको क्या, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप लोग जरा मुझे सोच करके देखिए, आप लोगों को गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी खाना पीना है, मार्केट से ग्रोसरी का सामान लेना है, मतलब कुछ भी अगर आप लोगों को करना है ना, तो सामान तो आपको मिल जाएगा, बट बदले में आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी, मनी देनी पड़ेगी। तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सामान को एक्सचेंज इजिली कर पाओगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग बात करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरे नंबर पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इट्स अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में बेसिकली क्या हो गया, हर चीज की ना एक कॉमन यूनिट बन गई है। सर कैसे कॉमन यूनिट बन गई है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 किलो चीज इतने की है, 2 किलो इतने की है, दूध इतने रुपए लीटर है, उसके बाद एक मैगी का पैकेट आप लोगों का इतने ग्राम का इतने रुपए का आएगा। मतलब हर चीज की प्रॉपर क्या बन गई है, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बन गई है। लेकिन अगर हम लोग पहले की बात करें तो कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। मतलब सामान के बदले में आप लोगों ने सामान एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोल देते थे, फिर बार्टर सिस्टम। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, मार्केट के अंदर मनी का आना बहुत ही ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट। तो फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर जो पहला फंक्शन आप लोगों के सामने आता है, प्राइमरी फंक्शंस, इसके अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके सामने, 2। पहले को आप लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरे को आप लोग क्या बोलेंगे, फिर इट्स अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो हर चीज की प्रॉपर एक क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बन गई है। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं सर सेकेंडरी फंक्शंस की।
तो सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस जिसको हम लोग सेकेंडरी मानते हैं, मतलब ये तो प्राइमरी है, मतलब मेन फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, बेसिकली एज अ लास्ट फंक्शन हम इसको कह सकते हैं, फिर अनदर फंक्शंस कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एडिशन फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो पहले पॉइंट को आप लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, और यही आप लोगों को फोटो में नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पैसे को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। आज के टाइम में बताइए जरा, हम लोग अपनी मनी को बड़ी इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते? यस सर, रख सकते हैं, बिल्कुल। जरा आप लोग मुझे पहले के टाइम में बताइए, बार्टर सिस्टम के अंदर मान लो अगर मैं मिल्कमैन हूं, तो क्या मैं सालों भर तक अपने मिल्क को संभाल कर रख सकता था क्या? बताइए, क्या स्टोर करके रख सकता था क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो बेसिकली क्या होगी, एक ऐसी आइटम है जिसको आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम करना ही करना पड़ेगा, तो उसको आप लोग बड़ी इजीली स्टोर करके नहीं रख सकते। गॉट इट? तो आज के टाइम में जो मनी बनाई गई है, इसको बड़ी इजीली हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। गॉट इट? सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये भी मैं आप लोगों को पॉइंट पढ़ा चुका हूं डेफिनेशन के अंदर। सर क्या है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट? भाई सेम बात, आज आप लोग सामान परचेज करिए और उसकी पेमेंट आप लोग बड़ी इजीली इंस्टॉलमेंट 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 में कर दिए, लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ, जब से आपके सामने क्या आया, सर मनी। अगर ये मनी ना आता तो आप लोग अपनी चीजों को क्या नहीं कर सकते थे, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। यानी कि डेफर मतलब होता है अपनी पेमेंट्स को आगे लेकर के जाना, यानी कि ईएमआई पे पेमेंट करना। वो चीजें नहीं हो सकती थी, किसके बिना, आप लोगों की मनी के बिना। गॉट इट? थर्ड नंबर पे फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं बड़ी इजीली। मान लीजिए आपने किसी थर्ड पर्सन को पैसा देना है, तो आपने मुझे पैसा दिया और मैंने अब वो पैसा आगे ट्रांसफर कर दिया। मतलब मनी एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया है कि जिसको हम लोग बड़ी इजीली आगे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। गॉट इट? क्या बार्टर सिस्टम के अंदर क्या हम लोग गुड्स को ट्रांसफर कर सकते थे क्या? ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि डिफिकल्टीज के अंदर क्या डिफिकल्टी आती थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो वहां पर दिक्कत क्या आने वाली थी कि आप लोगों को ये नहीं पता था उस टाइम पे कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट आप लोगों को आज है, पता नहीं दूसरे वाले पर्सन को जिसको वो चीज आप लोग देना चाहते हैं, हो सकता है उसको उस चीज की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रॉब्लम राइज हो जाएगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। गॉट इट? तो हमारे फंक्शंस के अंदर टोटल 5 फंक्शन टोटल आ गए। पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी, जिसके अंदर 2 फंक्शन आएंगे। पहला फंक्शन क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शंस की। तो यहाँ पर कितने फंक्शंस आएंगे आपके पास, टोटल 3 फंक्शंस आने वाले हैं। पहले को आप लोग क्या बोलेंगे, सर स्टोरेज ऑफ वैल्यू। दूसरे को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। एंड थर्ड वन क्या होगा आप लोगों का, ट्रांसफर ऑफ मनी। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। आप लोगों का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और समझ के चलिए कि ये 100% एग्जाम में आप लोगों को ये करके जाना है, पक्का आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो सर क्या मतलब है सप्लाई ऑफ मनी, क्या मतलब है मनी सप्लाई, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नंबर पर मनी सप्लाई के मीनिंग की, तो मनी सप्लाई का सर क्या मतलब है, क्या कहता है मनी सप्लाई? ये कहता है इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक कॉन्सेप्ट? याद कीजिए हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था नेशनल इनकम वाला, और वहां पर ना हम लोगों ने 2 वर्ड सीखे थे, स्टॉक वर्सेस फ्लो। क्या सीखा था, स्टॉक वर्सेस फ्लो सीखा था। तो बेसिकली जो आप लोगों का ये मनी सप्लाई है ना, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब सर इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? ये कहता है इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी जो टाइम हुआ है वो हुए 11:10। क्या टाइम हुआ अभी, 11:10 हुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों से पूछा बताइए जरा हमारी इकोनॉमी के अंदर 11:10 के ऊपर टोटल मनी सप्लाई कितनी है, इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मनी सप्लाई बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हम लोग जब भी चेक करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि 11:10 के अंदर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, इसको मेजरमेंट करना है, क्या कहलाता है आप लोगों का, मनी सप्लाई कहला जाएगा। तो क्या मतलब है सर मनी सप्लाई का? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। मतलब वो सारा का सारा पैसा जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे देश के लोगों के पास इस टाइम पे पैसा पड़ा हुआ है, उन सभी का टोटल क्या कहला जाता है सर, मनी सप्लाई कहला जाता है। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है हमारा जो दादाजी है, हमारे बैंकों के दादाजी हैं, उनका नाम क्या है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
बताइए जरा मुझे नोट्स प्रिंटिंग करने का काम किसका है? आप बोलेंगे सर आरबीआई का है। तो नोट्स आरबीआई प्रिंट कब करेगा? ये देखना पड़ता है हम लोगों को मनी सप्लाई। अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है तो चेक करना पड़ेगा कि और नोट्स छापने की जरूरत है या और नोट्स पर हम लोगों को प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसी चीज को ही चेकआउट करने के लिए कि कब नोट्स प्रिंट करने हैं, कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, और ये सारी बातें चेकआउट करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या मेजर करते हैं, अपनी मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। गॉट इट? तो क्या मतलब होगा सर मनी सप्लाई का? तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताई, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, कि बताइए जरा किस मनी सप्लाई जो है वो बताइए एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? तो आप बोलेंगे सर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों है स्टॉक कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसको आप लोग मेजर करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। गॉट इट? उसके बाद यहां तक आप लोगों को आई थिंक बात समझ में आ गई होगी मनी सप्लाई का क्या मतलब होगा। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट इट? चलिए इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे देश में रहने वाले कौन है? पर्सन्स, लोग। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, और ये कौन है? हमारी जनरल पब्लिक। कौन है ये आप लोगों की? हमारी जनरल पब्लिक है। और इन सभी ने ना अपने अपने पैसे को हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर, ये कौन है? हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। कौन है हमारे? ये कॉमर्शियल बैंक्स हैं। हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना सारा का सारा अमाउंट इन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवा करवा रखा है। इन्होंने अपना सारा का सारा जो पैसा है, जो सेविंग्स अपनी, वो क्या करवा रखी है? डिपॉजिट करवा रखी है। कहां पर? इन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवा रखी है। तो इन सबने मिलकर के ना हमारे बैंक्स में टोटल अमाउंट डिपॉजिट करवा रखी है सर, कितनी? 5 लाख रुपीज। तो इसका मतलब, और इन्होंने क्या कर रखा है अपने घर में, यानी कि अपनी पॉकेट के अंदर, आप लोगों को अच्छे से पता है, आप सभी की पॉकेट्स के अंदर किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 500, किसी के पास 2000, किसी के पास 1000, कम से कम रुपए तो आप लोगों के पॉकेट में होंगे। यस और नो? यस। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे इसको करेंसी हेल्ड बाय, करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। गॉट इट? तो वापस चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स के ऊपर फिर से। तो क्या मतलब था सर मनी सप्लाई का? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक टाइम के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा हमारी कंट्री के अंदर, हमारे पब्लिक के पास पड़ा है, उन सभी का जो टोटल है वो क्या कहलाता है? आप लोगों के सामने आपका मनी सप्लाई कहलाता है। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इस मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के कितने तरीके हैं, क्या क्या अप्रोच रहेंगे हमारे पास मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने की। बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर ना मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने की टोटल 4 अप्रोच है, 4। पहले का नाम क्या होगा? M1, यानी कि मेजरमेंट नंबर 1। फिर आता है आप लोगों के सामने M2, यानी कि मेजरमेंट नंबर 2। फिर आता है M3, यानी कि मेजरमेंट नंबर 3। फिर आता है M4, यानी कि मेजरमेंट नंबर 4। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सिलेबस के अंदर ओनली एंड ओनली क्या है? मेजरमेंट नंबर 1। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर और कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सर क्या होगा ये M1, क्या बोलेंगे हम लोग M2 को, क्या होगा M3, क्या होगा M4? इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बातें बता देता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम लोग इसके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ओनली एंड ओनली क्या है? ओनली एंड ओनली M1, ना तो M2 है, ना M3 है, और ना ही M4 होगा। गॉट इट? तो सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से M1 की, तो M1 के अंदर बेसिकली आपके सामने टोटल 3 चीजें आने वाली हैं, जिसका नाम होगा C प्लस, DD प्लस,
ओडी। सर क्या मतलब है सी प्लस डी डी प्लस ओडी? सी का मतलब होता है बेसिकली करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। सी का मतलब क्या होगा? करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। डीडी को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप लोगों को मैं नाम नाम बता रहा हूं। सी का मतलब क्या होगा? करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। डीडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट, फिर करंट अकाउंट विद द कॉमर्शियल बैंक्स। तीसरे नंबर पर हमारे सामने आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अभी सिर्फ आप लोगों को नाम नए बात करना है, उसके अलावा हम लोग बात नहीं करेंगे। बट इट अब हम लोग चलते हैं हमारे M2 पे चलते हैं। सर ये क्या कहता है M2? बेसिकली हमारा जो ये M2 है ना, इस M2 के अंदर क्या होगा? M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस में M1 तो आएगा, लेकिन यहां पर और क्या आने वाला है? सेविंग्स अकाउंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो यहां पर M1 तो आएगा, लेकिन साथ में यहां पर क्या आएगा? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी कहां पर आएंगे? आप लोगों के M2 के अंदर आने वाले। गॉट इट? अब सर ये M3 क्या होगा? M3 को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या? अब इस M3 के अंदर ना M1 तो आपके पास होगा ही होगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स और एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट्स। एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। गॉट इट? तो M1 के अंदर क्या आने वाला है? C प्लस डी डी प्लस ओडी। M2 में क्या आने वाला है? M1 तो होगा, साथ में क्या होगा इसके अंदर? बैंक सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो भी हम लोग कहां पे काउंट करेंगे? अपने M2 के अंदर काउंट करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे सामने था M3। तो M3 के अंदर हम लोग क्या क्या डालेंगे? M1 तो होगा, प्लस में टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक अकाउंट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। फिर हमारे सामने आता है M4। M4 के अंदर बेसिकली आपके सामने क्या क्या आएगा? इसके अंदर आप लोगों के पास M3 तो आएगा ही आएगा, M3 तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? टोटल डिपॉजिट विद M3 के होगा ही होगा, प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, इससे हम लोग बोलेंगे क्या? M4। अब आप लोगों को एक बात और भी याद रखनी पड़ेगी, इस वाले कॉन्सेप्ट को यानी कि M नंबर 3 वाले को ना हम लोग एक नाम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर इसको? हम लोग बोलेंगे बेसिकली ब्रॉड मनी। क्या बोलते हैं? हम लोग ब्रॉड मनी का नाम भी देते हैं। और जो सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को लिखवाया ये M1, इसको भी हम लोग बेटा एक नाम बोलते हैं जिसका नाम होता है नैरो मनी। ये 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग नैरो मनी का नाम भी बोलते हैं। गॉट इट? तो अभी मैंने आप लोगों को जो समझाई बातें उनको अभी हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट्स होंगे टोटल? आपके पास मेजरमेंट कितने होंगे? टोटल 4 मेजरमेंट होंगे। पहले का नाम क्या होगा? M1, M2, M3 और M4। M1 के अंदर आप लोगों को गिनती की सिर्फ 3 चीजें डालनी है। इसका नाम क्या होगा? C प्लस डी डी प्लस ओडी। क्या होगा? C प्लस डी डी प्लस ओडी। सेकंड नंबर पर आपके पास आता है M2, जिसके अंदर C प्लस डी डी प्लस ओडी तो होंगे ही होंगे, साथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी इसके अंदर। क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। फिर हम लोग बात करते हैं M नंबर 3 की। M3 के अंदर क्या होगा? बेसिकली C प्लस डी डी प्लस ओडी तो होंगे ही होंगे, बट साथ में क्या हो जाएगा? टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि एक्सक्लूडिंग क्या होगा इसके अंदर? इंटर बैंक डिपॉजिट्स होंगे। फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं अपने M4 की। तो M4 के अंदर क्या क्या आएगा? M3 तो होगा ही होगा, बट साथ में क्या होगा? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं इलेबोरेट करके और ज्यादा। चलिए जी, अब डालिए आप लोग यहाँ पे डालेंगे हेडिंग M1। और क्या है ये? M1 यानी कि मेजरमेंट नंबर 1, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो इस हमारे M1 के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट आने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे अभी। और वो क्या होंगे कंपोनेंट्स के नाम? वो होंगे C प्लस डी डी प्लस ओडी। अब सर क्या मतलब है C प्लस डी डी प्लस ओडी का? C का मतलब होगा यहां पे करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। अब सर यहां पे क्या होगा? करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक,
यहां पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि हमारे देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन सबके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होगा, है या नहीं? अपनी पॉकेट के अंदर किसी के पास 1000, किसी के पास 2000, किसी के पास 4000, किसी के पास 5000। और यहां पर याद रखना है आप लोगों को, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, कुछ भी हो, दोनों को ही हम लोग यहाँ पे काउंट करके चलेंगे अपनी मनी सप्लाई के अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या? सी प्लस डीडी प्लस ओडी के अंदर पहला पॉइंट सी का क्या होगा? करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। हम लोग ना सिर्फ एक एजम्पशन ले लेते हैं कि करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, जो टोटल इकोनॉमी के अंदर सिर्फ नोट्स और कॉइन्स है ना, वो कितने हैं टोटल? 10 लाख रुपीस। कितना पड़ा हुआ है? एस्टिमेटेड होता है हमेशा, ये कभी भी ऑथेंटिक नहीं होता है, ये डाटा ओनली एंड ओनली क्या होगा? एस्टिमेटेड पे काम करता है ये। गॉट इट? तो करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक के अंदर आपके पास टोटल क्या क्या आने वाले हैं? नोट्स और कॉइन्स। मैंने एज्यूम कर लिया कितना है वो टोटल? 10 लाख रुपीस। फिर आप लोगों के सामने बात आती है एक वर्ड जिसका नाम क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। अब याद रखने वाली बात यहां पर क्या है, बेसिकली जो ये डिमांड डिपॉजिट है ना, तो टोटल आपके पास दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली करंट अकाउंट डिपॉजिट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी इसको बोला जाता है। सर ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से, फिर से मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं। ये कौन है? हमारे इंडिया में रहने वाले कुछ लोग, मान लेते हैं हम लोग 5 लोग यहां पर बनाएंगे, और यहां पर हमारे देश के कौन आएंगे? हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। कौन आने वाले हैं? हमारे कॉमर्शियल बैंक। कोई पीएनबी होगा, कोई एसबीआई होगा, कोई ना फेडरल बैंक होगा, कोई क्या होगा, तो कोई भी नाम हम लोगों को मतलब नहीं है इस चीज से। तो ये सभी लोग अपना क्या करेंगे? अपना सेविंग्स का पैसा अपने इन बैंक्स के अंदर क्या करवाएंगे? डिपॉजिट्स करवाएंगे। यस और नो? ये सभी लोग क्या करेंगे? इन बैंक्स के अंदर अपने अमाउंट को डिपॉजिट्स करवाने का काम करेंगे। बोलिए यस और नो? अब आप लोगों को बता दूं मैं, जो ये हमारा बैंक है ना, वो टोटल 3 टाइप के अकाउंट्स को खोलता है। कितने टाइप के अकाउंट्स खोलेगा? वो टोटल 3 टाइप्स के अकाउंट्स हमारा बैंक ओपन करता है। सर कौन कौन से? एक होगा करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट का मतलब होता है बेसिकली चालू खाता। एक होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट, और एक होगा आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। ये सारे के सारे कौन है? हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। कौन है? सारे के सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स। अब यहां पर हमारा जो मनी सप्लाई है वो क्या कहता है? मनी सप्लाई कहता है, सुनिए जी, जब भी हम लोग अपनी पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी को कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी पड़ी है, तो उसके अंदर हम लोग, अच्छा बताइए जरा, करंट अकाउंट के अंदर क्या आप लोगों को कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं मिलता, 0% इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को? 0% इंटरेस्ट। सेविंग्स के अंदर हाँ बैंक आप लोगों को देता है 4 to 6% का इंटरेस्ट दे देता है, और एफडी अकाउंट के अंदर आप लोगों को बैंक 8 to 10% मैक्स इंटरेस्ट आप लोगों को एफडी के अंदर देता है। तो हमारा जो मनी सप्लाई है इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है आप लोगों को? भाई आप लोगों को ना मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो पैसा आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, सिर्फ उसी अमाउंट को ही आप लोगों को एड अप करना है। बाकी कोई भी पैसा सेविंग्स अकाउंट वाला या फिर एफडी अकाउंट वाला आप लोगों को इसके अंदर ऐड नहीं करना। रिपीट कर रहा हूं बार बार ये वाली बात। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को? डिमांड डिपॉजिट्स विद करंट अकाउंट विद आरबीआई, सॉरी विद कॉमर्शियल बैंक्स, क्योंकि आरबीआई के पास हम लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करवाते। कहां डिपॉजिट कराएंगे हम लोग? अपने पैसे को कॉमर्शियल बैंक्स के पास। समझ आ गया? तो डीडी का मतलब क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के सामने? डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। तो एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट के अंदर कौन सा अमाउंट आने वाला आपका? ओनली एंड ओनली करंट अकाउंट वाला। तो डिपॉजिट आपके पास कितने टाइप के होते हैं? टोटल 2 टाइप के डिपॉजिट होंगे। एक डिपॉजिट का नाम क्या होगा? बोलिए जरा। डिमांड डिपॉजिट्स। और एक क्या होगा आप लोगों का? टर्म डिपॉजिट्स। पर टर्म डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या? हमारा एफडी अकाउंट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारे को वही पैसे को ऐड करना है अपनी मनी सप्लाई के अंदर जो पैसा हमारा कहां पर पड़ा हुआ है? हमारे करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप लोगों को ऐड नहीं करना। गॉट इट? ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वाले पैसे को ऐड करना है, और सेविंग्स अकाउंट और एफडी अकाउंट के पैसे को आप लोगों को ऐड नहीं करना। गॉट इट? थर्ड नंबर पर आप लोगों के सामने आता है सर ये वर्ड ओडी।
ओडी का मतलब होता है यहां पे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारा जो ये बैंक है यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये पब्लिक से डील करते हैं, और जो हमारा आरबीआई है ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता। बड़ा आदमी है ना, बहुत पब्लिक से डील नहीं करता है। तो ऐसी ना बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने पैसे को इनके पास सेव रखती हैं। जैसे कि सर एक को बोलता है हम लोगों के पास आईएमएफ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर लोग बात करते हैं नाबार्ड, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, यस और नो, सर यस। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये कई बार क्या करते हैं, हमारे इस आरबीआई के पास अपने करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं ओपन, अपने करंट अकाउंट। तो जब भी इनका पैसा हमारे करंट अकाउंट के अंदर ऐड होता है ना, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं किसके अंदर, अपनी मनी सप्लाई के अंदर भी ऐड करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू M1 हमारा जो मेजरमेंट होगा उसके अंदर कितनी चीजें डालेंगे सर, 3 चीजें डालते हैं। क्या क्या डल जाएगा इसके अंदर, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या डालेंगे, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि ऑनलाइन ओनली डिमांड डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट नहीं लेने, सेविंग्स का पैसा नहीं लेना, फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं लेना, ऑनलाइन ओनली क्या लेंगे, ऑनलाइन ओनली करंट अकाउंट का पैसा लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अपने अदर डिपॉजिट्स की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो किस किस का पैसा डिपॉजिट होगा यहाँ पर, आईएमएफ का, नाबार्ड का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, और नाबार्ड हो गया और वर्ल्ड बैंक। गॉट इट। तो ये था आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट नंबर 1। तो जैसे मैं आप लोगों को पीछे बता रहा था अभी कि M1 तो होगा ही होगा, और M2 के अंदर साथ में क्या हो जाएगा, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। जैसे आप लोगों को पता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो जब हम लोग बड़े होंगे, हायर स्टडीज के अंदर जाएंगे, तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा M2। तो M2 मैंने आप लोगों को बता दिया अभी से, M1 तो आएगा, साथ में M2 के अंदर क्या डल जाएगा, और सेविंग्स बैंक अकाउंट किसका, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पर डल जाएगा, किसके अंदर, M2 के अंदर। गॉट इट। फिर M3 की बात करेंगे। M3 में क्या आने वाला है, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट्स। सर क्या मतलब है, यही मुझे आप लोगों को समझाना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए 2 बैंक है आप लोगों के पास, एक क्या है पीएनबी बैंक, और एक क्या है आप लोगों के सामने, मान लीजिए एसबीआई। अब ना क्या हुआ कि ना पीएनबी के पास इतना पैसा हो गया कि उसे संभाला नहीं जा रहा था। तो पीएनबी ने कहा किसको, एसबीआई को, यार एक काम कर, प्लीज तू ना मेरा पैसा अपने पास डिपॉजिट कर ले। क्या है, तू मेरा पैसा मेरे से संभल नहीं रहा है, एक काम कर यार, अपने बैंक अकाउंट में ना तू मेरे नाम का एक करंट अकाउंट खोल दे, और ये वाला पैसा तो अपने पास डिपॉजिट कर ले। तो इस वाले जो पैसे को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, इंटर बैंक डिपॉजिट। मतलब पैसा तो एक बैंक का है और दूसरे बैंक के पास वो पैसा क्या है, डिपॉजिट है। तो उसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, बेसिकली एक्सक्लूड करके काम करेंगे। तो वो टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स यानी कि एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट। तो ये वाला जो अमाउंट है आप लोगों का वो काउंट नहीं होगा, यानी कि 2 बार काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा। गॉट इट। तो आप लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे सिलेबस ना ही M2 है, ना ही M3 है, और ना ही M4 आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ओनली एंड ओनली M1, जिसके अंदर अपने को 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, जिसका नाम क्या होगा, C प्लस DD प्लस OD। करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। तीसरा वर्ड क्या है आप लोगों का, OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और किसका पैसा इंक्लूड होगा इसके अंदर, IMF, उसके बाद नाबार्ड, देन वर्ल्ड बैंक। गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां पर ना कुछ ऐसी मनी सप्लाई होंगी जिनके पास पैसा तो होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप जरा मुझे बताइए कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बताओ उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, मनी होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी। तो टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई ऑफ मनी डजंट इंक्लूड। मतलब हम लोग अगर अपनी मनी सप्लाई को काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो वहां पर हम लोगों को ना कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, या कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या लोकल अथॉरिटीज हो गई, इन लोगों के पास पैसा जो भी रखा होगा ना, वो हम लोग मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन क्या है। पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं मनी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। मतलब जो भी पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा होगा,
स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास पड़ा होगा ना, उस पैसे को हम लोग या उस मनी को हम लोग कभी भी अपनी मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे। गॉट इट। दूसरे नंबर पे फिर आता आप लोगों के सामने मनी हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। जो भी पैसा हमारे कॉमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं अपने पैसे की, यानी कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स का खुद का पैसा होगा ना, वो हम लोग कभी भी कहां पे काउंट नहीं करेंगे, अपनी मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तीसरे अमाउंट क्या है, मनी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि जो हमारे दादाजी हैं, बैंकों के दादाजी, जिसका नाम क्या है, आरबीआई। तो सर क्यों नहीं करेंगे हम लोग, ये बताइए। बिकॉज दे आर दी सप्लायर्स ऑफ मनी। इसको हम लोग कौन बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, सप्लायर्स ऑफ मनी। आप खुद बताइए, जो खुद ही मनी का सप्लायर है तो उसका पैसा हम लोग कभी भी अपनी मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को कितना पैसा और प्रिंट करना है, कितना पैसा मार्केट में लेकर के आना है। तो इसके लिए आप लोगों को ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पैसा, ना ही आप लोगों को कमर्शियल बैंक्स का पैसा, और ना ही आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा रखा हुआ है उसको काउंट नहीं करना अपनी मनी सप्लाई को काउंट करते हुए। गॉट इट। तो मनी सप्लाई के अंदर ओनली एंड ओनली मेजरमेंट नंबर 1 के अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स आने वाले हैं, सी प्लस डी प्लस ओडी। गॉट इट। जो बैंकों को खुद का पैसा है वो काउंट नहीं करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है वो काउंट नहीं करना, और जो आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस पैसा पड़ा है उसे भी आप लोगों को अपनी मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, बिकॉज दे आर दी सप्लायर्स ऑफ मनी, दे आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे रीजन। गॉट इट। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी। सप्लाई नहीं आएगा, वहां से वर्ड हटा देना, फॉर्म्स ऑफ मनी नाम है इसका, फॉर्म्स ऑफ मनी। अब सर हमारे पास कितनी फॉर्म्स होंगी मनी की, ये भी इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के पास, कि कितनी हमारे पास मनी की फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली टोटल हमारे पास टोटल 4 मनी की फॉर्म्स होंगी, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे फाइट मनी। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइट मनी? फाइट मनी का मतलब होता है एक ऐसी मनी या फिर एक ऐसी करेंसी जिसको रेगुलेट करता है या जिसको इशू करने का काम करता है कौन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके बिहाफ पे इशू करती है ये, ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। गॉट इट। मतलब ये आप लोगों के लिए बेटा लीगली बाउंड है, ये क्या आप लोगों के लिए लीगली बाउंड। जैसे कि ये देखो आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 20000 का नहीं होता। यानी कि जितने भी आप लोगों के करेंसी हमारी गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है ना, उस सारी की सारी करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, वो सारी की सारी जो करेंसी है ना आप लोगों की, वो क्या कहलाई जाएगी आप लोगों की, फाइट मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या मतलब है सर फाइट मनी का? इट रेफर्स टू दैट मनी व्हिच इज रेगुलेटेड और इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। जैसे मान लीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे पास आए, मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला आपकी फीस है 20,000 रुपीज, ठीक है, और आपने क्या किया, 10 के नोट की ना इतनी सारी गड़ियां भर करके मुझे फीस देने के ले आए, लो सर ले लो। मैंने कहा ना ना मैं नहीं लेता, इसको ले जाओ यहाँ से, मुझे तो प्रॉपर 2000 के नोट या 10,000 या फिर 1000 के नोट या फिर 500 के नोट ला कर दो, मुझे नहीं लेता, मैं नहीं लेता 10,000 रुपए के नोट, कौन गिनेगा यार। आप कहेंगे सर अगर नहीं लोगे ना तो केस कर दूंगा मैं आपके ऊपर। मतलब ये आप लोगों का लीगली बाउंड हो, यानी कि आप ये पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। गॉट इट। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि चाहे आप लोग मेरे पास पूरा थैला भर करके कॉइन्स का लेकर के आ जाओ, मुझे वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैं लीगली बाउंड हूं, क्योंकि वो पैसा किसका है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अगर उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, मुझे क्या करनी पड़ेगी, वो मनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई। बात समझ में आ गई? क्या होगी सर फाइट मनी? वही 500 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ये सारे के सारे जो करेंसी आप लोगों के पास, इस आप लोग क्या बोलेंगे, फाइट मनी का नाम देंगे। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। फिर आप लोगों के पास आता है सर फ्यूडिशरी मनी। अब सर फ्यूडिशरी मनी, फ्यूडिशरी मनी का मतलब होता है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करती या फिर आरबीआई कोई, आप लोग मतलब इसके लिए लीगली बाउंड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आ गए, आपने बोला लो सर मैं चेक से पेमेंट करना चाहता हूं, मैंने कहा ना सर चेक इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि यहां पर चेक एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आप लोग बोलेंगे सर अगर आपने चेक एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चेक से पेमेंट रिसीव नहीं करूंगा। क्यों? मेरे ऊपर अब केस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो चेक थे ना आप लोगों के, ये इसके लिए मैं लीगली बाउंड नहीं हूं। लेकिन जो करेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है उसके लिए मैं लीगली बाउंड हूं, मुझे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन चेक्स हो, बैंक ड्राफ्ट हो, गूगल पे, फोन पे, मतलब ये चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मेरे पास राइट है।
मतलब मेरी मर्जी है, वो कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो वैसे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। समझ आ गया? तो फिड्यूशियरी मनी आप लोगों की ऐसी मनी होती है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। बात समझ में आ गई है? तो यानी कि जो ये चेक आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बैंक ड्राफ्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसके लिए, इसको लेने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं लीगली बाउंड नहीं हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है, ये हम लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, ये हमारी मर्जी होगी। चलें आगे। थर्ड वन आपके पास आता है एक वर्ड जिसका नाम क्या है बेटा? फुल बॉडीड मनी। सर वर्ड में फुल बॉडीड मनी अंडर विच कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। सर मतलब अब जरा मुझे आप लोग बताइए, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है सिक्का कॉइन, ये कितने रुपए का नजर आ रहा है आप लोगों को? 5 रुपए का। बेटा जिस मेटल से ये बना हुआ है, यानी कि आप लोगों को दिख रहा है जिस भी मेटल से ये चीज बनी हुई है, आप सोच कर देखो क्या वो मेटल फ्री में ही होगी क्या? आप सोच के देखो। उस मेटल वाली चीज को बेटा आप लोग बोलेंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जिस मेटल से बना है ये सिक्का, बताइए उसको परचेज करने में तो कोई ना कोई आपकी कॉस्ट आई होगी। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है एक ऐसी मनी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उसको बनाने के लिए जो उसकी कॉस्ट आई है वो वाली वैल्यू बराबर है किसके? उसकी एक्चुअल वैल्यू के, उसकी मनी वैल्यू के। जैसे ये सिक्का कितने का है? 5 रुपए का, और इस सिक्के को बनाने में कितने रुपए लगे हुए हैं? 5 रुपए लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली हमारी क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी। नंबर 2, फिर आप लोगों को नजर आ रहा है ये 2 रुपए का सिक्का। अब ऑब्वियसली बात है ये भी किसी ना किसी मेटल से बना हुआ है, तो इसका मतलब जिस भी मेटल से ये सिक्का बना हुआ है ना, उसको बनाने में भी, इस सिक्के को बनाने में भी कितने रुपए लगे हुए हैं? टोटल 2 रुपए लगे हुए हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बेसिकली फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। जैसे आप लोगों को 10 रुपए का सिक्का नजर आ रहा है, तो इसकी जो मनी वैल्यू है वो कितनी है? आप बोलेंगे सर 10 रुपए है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इसको जो बनाने के लिए हमारी जो कॉस्ट आई है ना, वो भी कितने रुपए आई है सर? 10 रुपए ही आई है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक की बात है? तो इसका मतलब फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है एक ऐसी मनी जिसके अंदर आप लोग बोलेंगे क्या? अंडर विच द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। इसको आप लोग क्या बोलेंगे फिर? फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट वन आपके सामने आता है फिर क्रेडिट मनी। सर वर्ड में पे क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि अंडर विच द कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू। जैसे आप लोगों को देखिए ये कितने का सिक्का नजर आ रहा है? सर 500 रुपए का सिक्का नजर आ रहा है, लेकिन जरा मुझे आप लोग बताइए इसको बनाने में क्या 500 रुपए का मेटल यूज हुआ होगा? अब बोलेंगे नहीं सर, गिनती के 2 रुपए 3 रुपए का मेटल यूज हुआ होगा। मतलब जो कमोडिटी वैल्यू है उसकी या इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो कितनी है? 2 से 3 रुपए, और उसकी जो मनी वैल्यू है वो सर कितनी है? 500 रुपीज। इसका मतलब इन टाइप की मनी को आप लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो वट डू मीन बाय क्रेडिट मनी? अंडर विच द कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू इज नोन एज क्रेडिट मनी। 150 का कॉइन है ये, तो बताइए जरा इस 150 के कॉइन के अंदर क्या 150 के मेटल लगा हुआ है क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 150 है? अब बोलेंगे नहीं, हद मार के कितनी होगी? 2 रुपए होगी, 3 रुपए होगी। तो इसका मतलब 2 रुपए 3 रुपए, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? इसकी मनी वैल्यू कितनी है? 150 रुपीज। तो इस टाइप की मनी को आप लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली क्रेडिट मनी बोला जाता है। गॉट इट? तो आई होप आप लोगों को यहां तक का पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या बताया आप लोगों को? सर बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होगा। फिर मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों से? व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द डिफिकल्टीज किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर मैंने बात की आप लोगों से मनी की, क्या मतलब होता है सर मनी का। फिर मैंने आप लोगों से बात की थी मनी के अंदर कि हमारा मनी सप्लाई का क्या मतलब होगा, कि मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। फिर हमने देखा कि मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, M1 M2 M3 M4। फिर M1 को हमने देखा था, क्या मतलब था M1 का? मेजरमेंट नंबर 1, जिसमें 3 कंपोनेंट आने वाले थे, क्या क्या? C प्लस DD प्लस OD, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद RBI। समझ में आ गई थी यहां तक की बातें? फिर मैंने आप लोगों से बात की थी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। 4 टाइप के फॉर्म्स होंगे आप लोगों के पास। पहले को आप लोग क्या बोलेंगे? बताइए फटाफट से, क्या बोलेंगे आप लोग फर्स्ट वाले पॉइंट को? फाइट मनी। सेकंड फाइट मनी कौन सी होगी? जो रेगुलेटेड और इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ RBI। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा मेरे साथ में? दूसरा फिड्यूशियरी मनी। क्या होती है सर फिड्यूशियरी मनी? जिसको रेगुलेट नहीं करती, जिसको इशू नहीं करती हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, इस टाइप की करेंसी को आप लोग क्या बोलते हैं फिर? फिड्यूशियरी मनी। थर्ड वन इज फुल बॉडीड मनी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल होगी किसके? आपकी कमोडिटी वैल्यू, सॉरी मनी वैल्यू की। 2 रुपए का सिक्का है, उसको बनाने में भी कितना लगा है? 2 रुपए की मेटल लगा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? आपकी फुल बॉडीड मनी। लास्ट वन इज क्रेडिट मनी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या होगी? कम होगी, और मनी वैल्यू ज्यादा होगी, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट मनी। तो आई होप आप लोगों को यहां तक का पूरा मनी का चैप्टर समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना बैंकिंग का चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों का है। बट इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये जो मनी सप्लाई का टॉपिक है ना आप लोगों का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप लोग 100% कर करके जाना। कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे क्लास के अंदर डिस्कशन कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।